देश की बात में आपका बेहद स्वागत है। आप एपीएन देख रहे हैं और मैं हूं राजश्री आपके साथ। देश की बात में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गले की फांस बन गया है सरकार के लिए नोटबंदी का ये मुद्दा। नोटबंदी के आज 30 दिन बाद भी नहीं बदले हैं हालात। जनता अभी भी बैंकों और एटीएम पर कतारों में खड़ी है, फिर भी प्रधानमंत्री ने जनता का शुक्रिया अदा किया है। संसद की कार्रवाई आज भी क्यों नहीं चली और क्यों 4 दिनों की छुट्टी रहेगी संसद में, ये हम आपको बताएंगे। और राष्ट्रपति ने अपनी जो कड़ी नाराजगी जताई है सांसदों से, क्यों ऐसा करना पड़ा है राष्ट्रपति को, ये भी आपको दिखाएंगे। बताएंगे हम कि नोटबंदी के चलते कैसे रुका फिरोजाबाद में एक शख्स का अंतिम संस्कार। ये भी बताएंगे कि सरकार ने अब क्या थमाया है लॉलीपॉप आम जनता को, और राहुल ने सरकार पर क्यों साधा है निशाना, ये दिखाएंगे आपको। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान आपके बटुए पर पड़ सकता है कैसे डाका, ये आपको हम दिखाएंगे ताकि आप सावधान हो सकें। ये भी बताएंगे कि हाईकोर्ट ने 3 तलाक को लेकर क्या सुनाया है फैसला। साथ ही बताएंगे किस सदाबहार और मशहूर अभिनेता का जलवा आज भी कायम है। जी हाँ, एक मुलाकात आपकी हम कराएंगे उस मशहूर अदाकार के साथ। मैं बात कर रही हूँ धर्मेंद्र की, जो कि आज 81 साल के हो गए। तो धर्मेंद्र से एक खास मुलाकात होगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। और आज का दिन खास है। आज के ठीक 1 महीने पहले 8 नवंबर को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक संदेश दिया था और उसके बाद से देश की पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई। सबसे पहले बात 1 महीने की नोटबंदी की और उससे जुड़ी परेशानियों की। तो 8 नवंबर की वो तारीख थी, मंगलवार का वो दिन था जब 8 बजे जब आप टेलीविजन खोलकर बैठे थे कुछ अपने पसंदीदा कार्यक्रम को देखने के लिए, ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक संदेश दिया और ये घोषणा की कि 500 और 1000 के जो नोट अब तक चल रहे थे वो अब से अवैध हो जाएंगे। और 8 नवंबर से वो दोनों ही पुराने नोट अवैध हो गए और उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था की किस्मत और भविष्य दोनों ही बदल के रह गई। नोटबंदी का 1 महीना पूरा होने के बाद भी जनता की मुश्किलें लेकिन खत्म नहीं हुई हैं। और जैसा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी तो ऐसा लगा था कि सरकार पूरी तैयारी के साथ ये घोषणा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और महज 50 दिनों की मुश्किल होगी आम जनता को और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और जैसे ही ये घोषणा हुई थी उन्होंने ये ताकीद की थी कि इससे ब्लैक मनी यानी कि काला धन पर रोक लगेगा। पर जब जैसे जैसे दिन बीतते गए और दिन बीतते बीतते अब 30 दिन बीत चुके हैं और फिर से 8 दिसंबर आ गया है, 8 वही तारीख आ गई है। इसके बाद भी हालात जैसे बदलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जनता की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने अब कुछ लॉलीपॉप जनता के लिए सामने रखे हैं। काले धन को खत्म करने के लिए शुरू हुई नोटबंदी की योजना पर अब कैशलेस लेन देन का जुमला आगे बढ़ाया जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डेबिट कार्ड और ऑनलाइन लेन देन करने वालों के लिए कई राहतों का आज ऐलान किया। पहले इस ऐलान को देखिए और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या हालात हैं 30 दिनों के अंदर आम जनता का नोटबंदी से। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काले धन और नकली नोटों से आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा मिल रहा है और इसे खत्म करने के लिए सरकार 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर रही है। लेकिन गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसका मकसद कैशलेस लेन देन को बढ़ाना है। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि जो मौजूदा स्थिति में कैश के स्थान पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे सरकार का एम्फेसिस है, इसके माध्यम से उसको और तेज किया जाए। वी वांट टू कैटलाइज दैट होल प्रोसेस। वित्त मंत्री ने कहा कि एक तरफ कैशलेस इकोनॉमी होगी और दूसरी तरफ डिजिटलीकरण की कोशिश होगी। इसके लिए सरकार ने कुछ प्रमुख निर्णय लिए हैं। जो डिजिटल मोड से पेट्रोल डीजल खरीदेगा उसे 0.75% कम दर पर यह उपलब्ध कराया जाएगा। 10,000 की आबादी वाले 1 लाख गाँव में 2 POS मशीन मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएंगी।
जिन किसानों के पास क्रेडिट कार्ड है उन्हें रुपए कार्ड मिलेंगे। लोकल ट्रेन में मासिक और सीजनल टिकट पर 0.5% छूट मिलेगी। ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग पर 10 लाख रुपए का बीमा होगा। सरकारी बीमा कंपनी से पॉलिसी लेने पर जनरल इंश्योरेंस में 10% और लाइफ इंश्योरेंस में 8% की छूट मिलेगी। कुछ प्रमुख निर्णय लिए हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। हर निर्णय कब से लागू होगा, जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उसकी डेट्स नोटिफाई करेंगे और वो डेट्स तुरंत होगी। ये इसकी बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ये सही है कि सरकार की इन योजनाओं से आम लोगों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन क्या ये राहत नोटबंदी से हो रही परेशानियों को दूर करने में कामयाब होगी? एक और बड़ा सवाल ये है कि डिजिटलीकरण और कैशलेस के लिए यही करना था तो नोटबंदी जरूरी थी? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आंकड़े दर आंकड़े हमारे सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद जो स्थिति है उन आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो एक आकलन के हिसाब से भारत में मौजूद कुल 2 लाख से अधिक ATM मशीनों में से करीब 90% में नए नोटों के हिसाब से बदलाव कर दिए गए हैं, लेकिन इनमें अभी तक पर्याप्त पैसा नहीं पहुंचा है। 500 और 1000 के जितने नोट सर्कुलेशन से हट गए हैं वो कुल नकदी अर्थव्यवस्था के 86% थे। नोटबंदी से 15.5 लाख करोड़ नोट बेकार हो गए। अभी तक लगभग 12 करोड़ पुराने नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं और अभी लगभग 3 हफ्तों का समय बाकी है और अंदाजा है कि 14 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बैंकों में जमा हो जाएंगे। सरकार कह रही है कि नोट प्रिंटिंग प्रेस रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी नकदी हटाई गई है फिर भी उसे नए नोटों में वापस लाने में महीनों का समय लगेगा। अभी तक बाजार में महज 19 अरब नोट ही आए हैं। ऐसे में किस तरह से कैशलेस इकोनॉमी की ओर हम बढ़ेंगे और किस तरह से अर्थव्यवस्था चलेगी, ये अपने आप में चिंतकों के लिए बड़ी चिंता है। जो 19 अरब नए करेंसी नोट बाजार में लाए गए हैं उनकी कीमत बाजार से हटाई गई मुद्रा का 1/3 भर है। एक आकलन के मुताबिक नोटबंदी के दौरान हुए आर्थिक लेन देन और रोजगार को हुए नुकसान के अलावा नए नोटों की छपाई की लागत यदि हम तय करें तो लगभग 1.2 हजार करोड़ रुपए है। यानी कुल मिलाकर नुकसान ज्यादा और फायदा कुछ भी नहीं। और जिस कैशलेस इकोनॉमी की बात की जा रही है तो एक सच्चाई ये भी है कि महज 2% लोगों के पास ही भारत में क्रेडिट और डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं हैं। ऐसे में किस तरह से कैशलेस इकोनॉमी चलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि ब्लैक मनी से आगे बढ़ते बढ़ते हम कैशलेस इकोनॉमी की ओर कैसे चले गए। बहरहाल नोटबंदी के फैसले को 1 महीना पूरा हो गया। 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट बैन का ऐलान किया था तब किसी को यकीन भी नहीं था कि परिस्थितियां इस तरह से काबू से बाहर हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से इस स्थिति से निपटने के लिए 50 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसे देखते हुए कह पाना मुश्किल लग रहा है कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो पाएगी। जिस तरह से हमने आपको ये तमाम आंकड़े दिखाए, इन आंकड़ों को भी यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि अभी हालात को सामान्य होने में महीनों लग सकते हैं। इस बीच नीति आयोग ने भी यही बात कही है और इसके पहले वित्त मंत्री ने भी यही बात कही थी कि 50 दिन का वक्त बेहद कम है। आने वाले दिनों में जरूर हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन कब तक ठीक होंगे ये कुछ ठोस तरीके से कहा नहीं जा सकता। बहरहाल नोटबंदी को लेकर क्या स्थिति है, देखिए इस रिपोर्ट में। नोटबंदी को पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन देश को कैशलेस करने की कोशिश में लगी कतारें जस की तस बनी हुई हैं। ना तो बैंकों के सामने से भीड़ छटी है और ना ही ATM की लाइनों में कोई कमी आई है। लोग अपना ही पैसा पाने के लिए घंटों घंटों कतारों में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। ATM ही 100 में से 5 ATM चल रहे हैं, वो भी हम नेट में देख देख के कितनी दूर आए हैं। हम रहते कृष्णनगर है, एक रोड पे 12-13 ATM है, उसमें से रात में सिर्फ एक ATM चलता है। उन्होंने रखा है कि 24,000 आपको मिलेंगे, बट ऐसा है नहीं। कहीं पे 4,000 दे रहे हैं, कहीं 5,000 दे रहे हैं, उन्होंने लगा रखा है कि 4,000 से ज़्यादा नहीं देंगे। कहीं पे कैश नहीं होता है। प्लानिंग से किए नहीं काम, इसलिए कतार लगी। तो आने में भी खत्म होने की उम्मीद नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने 50 दिनों का वक्त मांगा था, जिसे देश ने सहज स्वीकार भी किया, लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद जो फिलहाल जो स्थिति है उसे देखते हुए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि तय समय पर नोटबंदी का काम पूरा हो पाएगा। इतने लोग लगे हुए हैं,
पैसे मिल नहीं रहे हैं। अब आम जनता को तो परेशानी हुई है, अब क्या बहुत ही परेशानी है। पैसे की चिंता नहीं है, लेकिन हाँ रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कुछ जो भी कुछ चाहिए होता है उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। काफी देर से लाइन में लगा हुआ हूँ, बहुत समस्या हो रही है और इस चीज को कोई भी नहीं समझ रहा, कोई भी अथॉरिटीज, कोई भी जो बैंक्स है, कोई भी नहीं समझ रहा। देश ने प्रधानमंत्री के वादे पर यकीन किया है। नोटबंदी के फैसले पर जनता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है, लेकिन नोटबंदी से होने वाली दिक्कतों से निपटने को लेकर सरकार की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। जो तस्वीर नोटबंदी के बाद पहले दिन थी, आज भी वही है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार जनता से किया अपना वादा तय समय में पूरा कर पाएगी या फिर 50 दिन में मुश्किलें खत्म करने का वादा महज वादा बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो काले धन परिवार के तहत नोटबंदी का जो फैसला लिया गया, उस फैसले को आज पूरा 1 महीना बीत गया है। इस दौरान कैश की किल्लत के चलते लोगों को कतारों में खड़े ही देखा गया। सरकारी दावे जरूर हुए कि लाइनें छोटी होती जा रही हैं, लेकिन अभी भी कतारें लंबी ही दिखाई देती हैं और उन कतारों में खड़े लोगों की समस्याएं भी बड़ी ही होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका सबसे बुरा असर बाजार पर पड़ा है। इसके चलते बाजार में मांग ठंडी पड़ने से कई चीजों के दाम गिरे हैं, तो वहीं कई चीजों के दाम बढ़ भी गए हैं। आइए डालते हैं एक नजर नोटबंदी के बाद पिछले 1 महीने में कौन सी चीजें महंगी हुई हैं और किन चीजों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है इस पर। नोटबंदी और सोने के मसले पर स्थिति साफ करने के बाद सोने की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई। ये पिछले महीने के सबसे निचले स्तर तक गिर गया। हाल के दिनों में ये 31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास तक पहुंच गया था। अब ये 29,000 से भी नीचे पहुंच गया है। यानी मोटे तौर पर प्रति 10 ग्राम सोने में 2,000 रुपए तक की गिरावट हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक रियल एस्टेट पर सर्वाधिक बुरा असर पड़ा है और तकरीबन नए फ्लैटों के दामों में अगले 6 महीने से लेकर साल भर के भीतर तक कई बड़े शहरों में 30% की गिरावट के आसार हैं। रीसेल प्रॉपर्टी पर भी नोटबंदी की मार पड़ी है और बाजार में नए ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। इस क्षेत्र में संबंधित एक रिसर्च फर्म के मुताबिक इस फैसले के असर से अगले 1 साल में 8 लाख करोड़ की पूंजी साफ होने की आशंका है। वैसे माना जाता रहा है कि इस सेक्टर में भारी मात्रा में काला धन लगाया जाता रहा है। शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा है। 8 नवंबर को नोटबंदी के लागू होने वाले दिन सेंसेक्स 27,591 पर बंद हुआ था और 1 महीने बाद 7 दिसंबर को ये 26,237 पर बंद हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान 1,354 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि कार कंपनियों पर नोटबंदी का बहुत असर नहीं दिखाई दिया। नवंबर में कारों की कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक मारुति में 12%, फोर्ड में 22% और रेनो इंडिया में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दुपहिया वाहनों की अगर बात की जाए तो यामाहा की बिक्री में 20% का इजाफा दर्ज किया गया है और होंडा की बिक्री कमोबेश स्थिर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो चाहे कीमतें बढ़ी या घटी, लेकिन पैसों के लिए देश कतार में लगा रहा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन न तो बैंकों के पास जरूरी पैसा है और न ही ATM में। देश के ज्यादातर ATM खाली पड़े हैं और जहां पैसा आ भी रहा है वहां भीड़ इतनी ज्यादा है कि सबको पैसा मिल नहीं पा रहा। कई ATM में तो पैसे भी कई दिनों के बाद ही आ रहे हैं। हमारे दिल्ली संवाददाता अंबुज पांडे ने दिल्ली के पटेल चौक के पास PNB बैंक के बाहर लोगों से नोटबंदी पर राय जानी। 8 नवंबर को लिए नोटबंदी के फैसले को आज 1 महीना पूरा हो गया है और 8 नवंबर के बाद से अब तक ऐसी ही लंबी कतारें ATMों और बैंकों के बाहर देखने को मिल रही हैं। काला धन वापस लाने के नाम पर लिया गया ये फैसला, जिसने आम लोगों को इस तरीके से लंबी कतारों में खड़ा कर दिया है। इसमें खास बात यह है कि अभी तक कोई मर्सिडीज वाला, कोई BMW वाला, कोई ऑडी कार वाला आदमी आकर के लाइनों में लगा हुआ अभी तक नहीं दिखा है। ये बात 30 दिनों में बहुत कॉमन रही है। लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों लोगों की सैलरियां उनके खातों में आ गई हैं, लेकिन उनके हाथ में अभी तक वो पैसा नहीं आया है और लोग इसी तरीके से लंबी कतारों में लगातार 1 महीने से खड़े हुए हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है।
सर आप लाइन में खड़े हैं, आप कब से खड़े हुए हैं लाइन? मैं तो जितने देर से खड़ा हूँ, कभी BMW या मर्सिडीज वाला कभी लाइन में खड़ा ही नहीं हुआ है, तो अभी कहाँ उसको उम्मीद कर रहे हैं कि वो आगे खड़ा होगा। अभी तो सैलरी निकाली नहीं है, अभी तो लाइन में ही लग रहे हैं। अच्छा, बाकी निकाल ले, लाइन में खड़े 2 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। मुझे अभी सैलरी निकालनी है और बैंक वाले वो जो है ATM से खाली 2000 रुपए निकल रहे हैं सर। और बैंक में जाकर के कितने रुपए? बैंक में 5000 रुपए लेके गए, उससे ज्यादा पैसे मिल नहीं रही है। ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी बैंक बैंक, और मोदी जी की फिल्म आई है बैंक बैंक। उस बैंक में जाओ, वहाँ ATM पैसा नहीं, वहाँ नहीं, चेकबुक खत्म हो चुकी है जो कि निकाल नहीं सकते, ये परेशानी हो रही है। अच्छा, ये तो 1 महीने में आपने कहीं किसी सूट बूट वाले को, किसी बड़ी गाड़ी वाले को आकर के लाइन में लगे देखा है? नहीं, ऐसा तो करोड़पति आदमी। करोड़पति क्यों लगेगा? करोड़पति नहीं लगते कभी लाइन में, उनका तो वैसे ही काम हो जाता है। हाँ जी, सबको पता है, वैसे काम हो जाता है, उनको लगने की जरूरत ही नहीं है। तमाम तरीके की समस्याएं हैं क्योंकि बैंकों में कैश नहीं है, लोगों के पास भी कैश नहीं है, और लोगों का मानना है कि समस्याएं बढ़ रही हैं, समस्याएं और ज्यादा हो रही हैं, और कई लोग ये भी मानते हैं कि 50 दिन में उनको नजर नहीं आता है कि इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कैमरा पर्सन संजीत के साथ अंबुज पांडे, APN न्यूज, दिल्ली। तो नोटबंदी के बाद जहां बैंक और ATM खाली पड़े हुए हैं, तो लोगों के जज्बात भी खोखले हो गए हैं। नए नोटों के अभाव में फिरोजाबाद में एक दलित मजदूर की मौत के 16 घंटे बाद भी अंतिम संस्कार उसका नहीं हो सका। उसके परिवार वाले बैंकों और ATM के चक्कर काटते रहे, यहाँ तक कि दुकानों पर जब सामान लेने गए, वहाँ पर भी पुराने नोट नहीं चलने की वजह से वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। देखिए रिपोर्ट। फिरोजाबाद की दुली में नोटबंदी की मार पर एक परिवार पर ऐसी पड़ी कि घर के एक शख्स की मौत के 16 घंटे बाद भी उसका दाह संस्कार नहीं हो सका। घर वालों के पास कुछ पुराने नोट थे जो अंतिम संस्कार के लिए सामान खरीदने में काम नहीं आए। नए नोट के लिए बैंक में लाइन लगाई, लेकिन नहीं मिल सका कैश। हैरान परेशान होकर घर वालों को पड़ोसियों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। बैंकों में लाइन बहुत है और उनके पास इतना भी नहीं है कि वो अपना अंतिम संस्कार कर सके, और हम लोग उनकी लाइन में लगे हुए हैं कि जरा 1-2 लोगों का काम हो जाए तो उनको पैसे पहुंचाते हैं। अंतिम संस्कार के लिए सामान बेचने वाले ने भी पीड़ित परिवार की नहीं सुनी। अब हमने बंद कर दिया साहब, हमारी उम्र नहीं है बैंक जाके बदलना है। पैसे हो तो दे जाइए 2 दिन बाद, और क्या करें, मजबूर, किसी की बॉडी थोड़ी रखी रहने देंगे। फिरोजाबाद में जान गई तो भदोई में नोटबंदी के चलते जान लेने की कोशिश की गई। शहर के जंगी जंग के UBI बैंक परिसर में उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक जबरन बैंक से कैश लेने की लाइन में लगने लगा। नाराज भीड़ ने युवक को पीट दिया। जल्द ही युवक अपने गांव के लोगों को लेकर मौके पर पहुंच गया और फिर जमकर ईंट पत्थर और लाठियां चली, जिससे कुछ लोगों को चोटें आई। तो कहना है हम पहले का है, तो से हम खड़ा है पहले, और वही में झोंका भाव एक हाथ वो मार दें, तब सब पहुंचल 8-10 जने रहे करेर मार दें, और वो हर से पाल्टी आई गई, लाठी चार्ज ढेला चालू हो गया हमारे। नोटबंदी के 30 दिन बाद भी बैंकों से लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और किसी भी छोटी घटना पर लोग मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं। फिरोजाबाद में निकुंज यादव के साथ राकेश सिंह, APN। उधर नोटबंदी का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी गूंज संसद में भी खूब सुनाई दे रही है। शीतकालीन सत्र को शुरू हुए 17 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन नोटबंदी पर चर्चा की मांग के चलते संसद में एक दिन भी काम नहीं हो पाया है। नोटबंदी पर संसद में जारी गतिरोध का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। सरकार और विपक्ष के बीच शह और माप का दौर अब भी जारी है। संसद के दोनों सदनों में नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने नोट बैन के दौरान जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने की मांग की, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। हम चाहते थे कि इस सदन में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। आप बैठ जाइए। लेकिन सरकार ने देखिए, आप बैठ जाइए। 100 से ज्यादा लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से इनकार किया। किसी की बेटी की शादी नहीं हो पाई, किसी को दवाई नहीं मिल पाया, कोई हॉस्पिटल नहीं दाखिला कर पाया, ट्रेजरी बेंचेस नहीं थे, उनको श्रद्धांजलि हमने
बाहर पार्लियामेंट के बाहर दे दी। ये शर्म की बात है इस सरकार के लिए। सरकार ने विपक्ष पर सदन को न चलने देने का आरोप लगाया। वेंकैया नायडू ने कहा कि विपक्ष सस्ती लोकप्रियता के लिए जानबूझकर हंगामा कर रहा है। They are making their point of view. They are accusing us. The moment we stand up, they are coming to the well of the house, covering us. Nobody has a legitimate right to come to the well of the house. Let me put on record 15 days. They come to the well of house. This side also. They are in opposition. They are occupying the position also. बैठ जाइए. Being in opposition. बैठ जाइए. आप भी बैठ जाइए. नोटबंदी से हो रही दिक्कतों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि नोट बैंक के जरिए सरकार बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है, जबकि गरीब और किसान बेहाल है। पेपर ले गंभीर विषय है, चर्चा होती रही है। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देखिए वाला षड्यंत्र है, गंभीर मामला है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बचत दो ही है, जब ये डिस्कस होगा और एक धान की। There is a procedure by which you can move modification. उत्पादन करने वाले लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि वो बहस के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए नोटबंदी के अपने फैसले से वो नहीं हटेगी। काले धन से गुलेरों की कंगाली पर काला धन उड़ाया जा रहा है। इससे कोई फायदा नहीं होगा। कोई काला धन और बेईमान बचेगा नहीं, और देश के गरीबों, देश के कमजोर तबकों के विकास के लिए नोट बैन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी हंगामे के कारण संसद के शीतकालीन सत्र में एक दिन भी ठीक से काम नहीं हुआ। न तो अब तक नोटबंदी पर चर्चा हुई और न ही जनता के हित से जुड़ा कोई विधायी काम हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। विपक्ष हमलावर है और इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री ने 50 दिनों का वक्त मांगा था नोटबंदी के बाद हालात सामान्य होने के लिए, और 30 दिन तो बीत चुके हैं। 50 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बात कही थी वो गलत साबित हुई। अब 8 नवंबर को नोटबंदी पर मोदी सरकार के फैसले के बाद सियासत ने जो रफ्तार पकड़ी है वो अब तक थमी नहीं है। नोट बैन के खिलाफ विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। संसद से लेकर सड़क तक नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। ममता बनर्जी से जो मोर्चा ये खुला वो अब तक जारी है, और उसमें तमाम विपक्ष तमाम मतभेद होने के बाद भी नोटबंदी के मसले पर एक दिख रहा है। मोदी सरकार ने अचानक नोटबंदी का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। इस फैसले से जहां आम लोग सत्ते में आ गए, तो वहीं सियासी दलों और नेताओं को भी एक बार यकीन नहीं आया। नोट बैन के फैसले पर भरोसे में नहीं लिए जाने से नाराज विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा काटा। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने नोटबंदी लागू करने के तरीके को लेकर सरकार की आलोचना की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के मुखिया ममता बनर्जी ने इस विरोध की अगुवाई की। उनकी पार्टी ने संसद से लेकर सड़क तक नोटबंदी पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। ममता ने इस फैसले को जन विरोधी करार दिया है। काम बंद हो गया है, विकास का काम रुक गया है, किसान का खेती बंद हो गया है, और फूड नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, खाली प्लास्टिक का खाने से सब कुछ नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी नोटबंदी के फैसले को गरीब और किसान विरोधी बताया। संसद में मायावती ने लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो मुलायम ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। 105 लोग आत्महत्या कर चुके हैं नोटबंदी से। क्या जरूरत थी नोट बनाने की? क्या जरूरत क्या थी? और जरूरत ही 6 महीना मौका देते। नेता सदन से कहना चाहती हूँ, आप प्रधानमंत्री जी से ये कहें, यदि उनका ये कहना है कि उनका फैसला सही है, तो मेरा ये कहना है कि आप लोकसभा को भंग कराएं, देश में चुनाव कराएं, और जो नतीजे आ जाएंगे वो मालूम हो जाएगा कि आपका फैसला सही है या नहीं है। कांग्रेस ने नोटबंदी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी ने इस फैसले को पूंजीपतियों की मदद के लिए लिया गया फैसला करार दिया।
तो लोगों की मौत के लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो नोटबंदी के फैसले के पीछे बड़े घोटाले की आशंका तक जाहिर कर दी। पूरी की पूरी स्कीम प्रधानमंत्री जी की पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उनका जिद, उनका अहंकार और उनके स्वार्थ की वजह से उन्होंने पूरे देश को तकलीफ में डाल रखा है। मोदी सरकार के नोटबंदी के ऐलान के बाद से देश में सियासत गर्म है। आक्रोश दिवस और काला दिन मनाकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सरकार इसे आम लोगों के हित में उठाया गया कदम बताकर इसके समर्थन में खड़ी है। इन सब के बीच नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो नोटबंदी का मसला ऐसा है कि संसद लगातार बाधित हो रही है। तो संसद की कार्रवाई लगातार बाधित किए जाने और स्थगन को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी आज गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि संसद को बाधित किया जाना कतई स्वीकार्य नहीं है। गौरतलब है कि नोटबंदी के मामले में सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा आने के कारण कल बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य लालकृष्ण आडवाणी ने भी क्षुब्ध होकर स्पीकर सुमित्रा महाजन और संसदीय कार्य मंत्री के सदन चलाने के तरीके पर भी सवाल उठा दिए थे। नोटबंदी पर हो रहे हंगामे के चलते संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार जनता के हितों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई काम नहीं हो पाया है। संसद में पिछले 17 दिनों से चल रहे हंगामे पर अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नाखुशी जाहिर की है और सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध को खत्म करने की अपील की है। राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा है कि संसद की कार्रवाई में बाधा किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। Disruption is totally unacceptable in the parliamentary system. People send the representatives to speak, not to sit in dharna. इससे पहले बुधवार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी लोकसभा में सदन कार्यवाही नहीं चल पाने को लेकर गुस्सा जाहिर किया था। उन्हें ये कहते सुना गया कि ना तो स्पीकर और ना ही संसदीय कार्य मंत्री सदन को चला पा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने संसद में जारी गतिरोध पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हंगामा करने वाले सांसदों का वेतन काट लेना चाहिए और ऐसे सांसदों को बाहर कर देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि उस दर्शक बोल करके उनके घोषणा किया गया था मोदी सरकार आने के बाद, लेकिन या तो बीजेपी मार्ग पे नहीं है या तो मार्गदर्शक मंडली के वो दर्शाए हुए रास्ते पर चलने के लिए इनकार कर रही है। संसद की कार्यवाही नहीं चल पाने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की नसीहत के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्र में बचे हुए 6 दिन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी। दरअसल देश के सांसदों को किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर जनता को हो रही समस्या का मिल बैठकर हल ढूंढना चाहिए, न कि पूरे मामले पर राजनीतिक रोटी सेकनी चाहिए। नोटबंदी मामले पर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है और आम आदमी बैंक और एटीएम पर लाइन लगाए खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर नोटबंदी से लोगों को हो रही दिक्कतों को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के इस फैसले को मूर्खतापूर्ण बताया और इसके अलावा तमाम अन्य दल के नेताओं ने भी मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया। राहुल गांधी ने सरकार के कैशलेस इंडिया पर तंज कसते हुए कहा कि पेटीएम का मतलब पे टू मोदी है। राहुल गांधी ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को मूर्खतापूर्ण करार दिया है। किसी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री का बहुत बोल्ड डिसीजन है। ये बोल्ड डिसीजन नहीं है, ये बिल्कुल बेकार डिसीजन है। बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री ने ये काम किया है और इससे पूरे देश को जबरदस्त नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस फैसले से बिना वजह लोगों की मौत हो गई हो, उसे कैसे जनहित में लिया गया फैसला बताकर सही ठहराया जा सकता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश को भले ही बाद में पता चला, लेकिन नोटबंदी के फैसले का बीजेपी को पहले से ही पता था। बिहार की बीजेपी यूनिट ने
डिसीजन से एकदम पहले करोड़ों रुपए का डिपॉजिट रखा। सॉरी, बंगाल के यूनिट ने, बिहार के यूनिट ने हर डिस्ट्रिक्ट में डिसीजन से एकदम पहले जमीन खरीदी। मोदी जी के दोस्तों ने अपना पूरा का पूरा पैसा बैंक में डाल दिया। कोई बात अपनी बताना चाहते हैं तो आप सदन के फ्लोर पे बताइए, लेकिन ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला किया है, ये गरीबों के हित में किया है, ये देश के हित में किया है, और इस फैसले से पीछे कोई हटने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सदन में नोटबंदी पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष चर्चा से भाग रहा है। सरकार के इस फैसले से आम जनता, गरीब किसान, दिहाड़ी मजदूर परेशान हैं और प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो 500 और 1000 रुपए के नोटों को रद्द किए हुए 1 महीने का वक्त हो गया। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन लोगों के गुस्से और नाराजगी की खबरें भी कई जगहों से सुनने में आ रही हैं। जनता को अपनी बात समझाने और इस फैसले का कायल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई तरीके हालांकि अपनाए, लेकिन न तो विपक्ष इसको अभी तक समझ पाया है और न ही जनता पूरी तरह से इसे समझ पा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या किया अपने इस फैसले को आम जनता को समझाने के लिए, अगर उस पर कुछ नजर डालें तो PM सबसे पहले गोवा में रोए। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में नोटबंदी का समर्थन करते हुए भावुक हो गए। मोदी ने आंसू रोकते हुए कहा कि मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। सांसदों से कहा कि लोगों को बताएं कि प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से ये भी कहा कि लोगों को वो जाकर ये बताएं कि अपने अपने क्षेत्र में कि नोटबंदी क्यों महत्वपूर्ण है और इससे उन्हें क्या फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को फकीर बताया। उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरा क्या करेंगे, अरे मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेकर चल पड़ूंगा। जी हाँ, मुरादाबाद में उन्होंने अपने आप को फकीर कहा। नोटबंदी के दौरान अपने नेताओं का बैंक डिटेल भी उन्होंने मांगा और कहा कि 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच जो कुछ भी ट्रांजैक्शन उनके नेताओं ने किया है उसकी पूरी डिटेल अमित शाह को दिया जाए। हालांकि इस पर विपक्ष ने उन्हें कसकर घेरा और कहा कि 8 नवंबर से क्यों, पूरे के पूरे वित्त वर्ष से क्यों नहीं। बहरहाल मोदी ने लोगों को भरोसा में लेने के लिए नोटबंदी के बाद अपने मंत्रियों के खर्चे का ब्यौरा मांगा और मोदी के निर्देश पर उनके मंत्रियों ने इस दौरान के लेन देन का अपना ब्यौरा देना शुरू भी कर दिया। जनधन खातों से पैसे नहीं निकालने की अपील की। मोदी ने मुरादाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि उनके खातों में जिन्होंने पैसे डाले हैं उसे निकाले नहीं। PM ने कहा कि जनधन खातों में आए पैसे के लिए वह दिमाग लगा रहे हैं। 50 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बात शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। 8 नवंबर को भी उन्होंने ये कहा था कि 50 दिन का वक्त मुझे चाहिए और इस दौरान सब कुछ ठीक हो जाएगा। नोटबंदी के कारण लोगों को हो रही समस्या के बीच मोदी ने बार बार ये दावा किया कि 50 दिनों में ये समस्या ठीक हो जाएगी। ये कदम मैं ईमानदार लोगों के लिए, गरीबों के लिए उठा रहा हूं। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट किया तो यही लिखा कि जनता का बेहद बेहद धन्यवाद कि वो मेरे फैसले में साथ है और साथ दे रही है और ये कदम मैं किसानों, आम आदमी, गरीबों, मध्य वर्ग, नव मध्य वर्ग के लिए उठा रहा हूं और इसके लिए सहयोग की जरूरत है। 50 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 30 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब 20 दिन महज बाकी हैं प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई समय सीमा को देखा जाए तो। लेकिन इसके बाद भी जो हालात हैं वो शायद ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं और यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर दिखने लगा है। रूस के बाद नकद निकासी समिति सीमित करने को लेकर कई देशों के दूतावासों ने अप्रसन्नता जताई है। उन्होंने इसे वियना कन्वेंशन का गंभीर उल्लंघन बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने की अपील की है। 157 देशों के दूतावासों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन डिप्लोमेटिक कोर के डीन फ्रैंक हैंस हेलेनबर्ग ने कोस्लोन्स ने कहा है कि हम खुद के बैंक खाते से अपने पैसे नहीं निकाल सकते। 1 सप्ताह में 50,000 रुपए की सीमित निकासी खत्म होनी चाहिए। कास्टेलानोस डोमिनिक रिपब्लिक के राजदूत हैं। उन्होंने कहा कि भारत के नकद निकासी सीमित करने के फैसले से विचलित कई देश अपने देश में भारतीय दूतावासों के लिए ऐसे ही कदम लागू करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार
जल्द ही इसका हल निकालेगी और अन्य देश के सरकारों को ऐसे कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को भी इस संबंध में पत्र लिखकर चिंता जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि अब यह मामला प्रधानमंत्री के दरवाजे पर है और उन्हें इसका हल निकालने के लिए हस्तक्षेप करना ही होगा। इससे पहले रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान और अन्य कई देशों ने इस मामले को लेकर सरकार से संपर्क किया था। रूस के राजदूत अलेक्जेंडर कदाकिन ने सरकार को पत्र लिखकर नकद निकासी सीमित करने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था और कहा था कि पैसे अभी इतने कम हैं कि खाने को भी पैसे नहीं हो पा रहे हैं। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक को 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद लगातार अपने फैसले बदलने पड़े, चाहे अपने खातों से पैसे निकालने की सीमा का मामला हो या जनधन खातों में जमा हो रहे काले धन पर पाबंदी लगाने से जुड़े फैसले हों। नोटबंदी के असर को देखते हुए बार बार बदलते फैसलों पर एक नजर डालते हैं और इसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार ने बड़ा फैसला तो लिया, नीयत भी सही रही होगी, लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं थी। जिस आनन फानन तरीके से नोटबंदी का फैसला लिया गया और फैसले के जितने दूरगामी असर नजर आ रहे हैं, उससे जाहिर है कि सरकार ने कोई ठोस तैयारी नहीं की थी। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के साथ लोगों को एटीएम से 2000 रुपए से ज्यादा हर दिन निकालने की पाबंदी लगा दी, लेकिन 4 दिन में देश में मचे हाहाकार ने सरकार की आंखें खोल दी। 13 नवंबर को रिजर्व बैंक को एटीएम से पैसा निकालने की सीमा 2500 रुपए करनी पड़ी, लेकिन अब भी कई बैंकों के एटीएम से लोग अपने सरकारी बैंकों के डेबिट कार्ड से 2000 रुपए ही निकाल पा रहे हैं। यही हाल बैंक की शाखाओं से पैसा निकालने के मामले में देखा गया। 8 नवंबर को 10,000 रुपए प्रतिदिन और हफ्ते में 20,000 रुपए निकालने की सीमा तय की गई थी, लेकिन 13 नवंबर को आई अधिसूचना से हफ्ते में 24,000 रुपए तक निकालने की इजाजत दे दी गई। पुराने नोट बदलने के मामले में भी 4 दिन बाद रिजर्व बैंक को नई अधिसूचना जारी करनी पड़ी। साथ ही हर दिन 10,000 रुपए निकालने की पाबंदी खत्म कर दी गई। नोटबंदी के दिन 4,000 रुपए के पुराने नोट हर दिन बदले जाने का आदेश हुआ, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 4,500 रुपए करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ती हालत देखने के बाद सरकार, पसीजी और रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर को जिला सहकारी बैंकों को अपने खातेदारों को 4,000 रुपए निकालने की अनुमति दी। फिर भी पुराने नोट बदलने का अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि सख्त ताकीद की गई। सरकार को पेट्रोल पंपों, दवाई की दुकानों पर ज्यादा भरोसा था, लेकिन ग्रामीण भारत की लाइफलाइन सहकारी बैंकों पर विश्वास नहीं था। तीज त्योहार, शादी ब्याह के मौसम में नोटबंदी कितनी तकलीफदेह होगी, इसका सरकार कतई अंदाजा नहीं लगा पाई। 8 नवंबर के पहले जिनके खाते में 2.5 लाख जमा थे, उन्हें शादी का कार्ड या दूसरे सबूत दिखाने पर 2.5 लाख निकालने की छूट दे दी गई, लेकिन ऐसा शायद ही हो पाया। दुल्हा दुल्हन तक बैंकों की कतार में घंटों खड़े रहे, लेकिन 10,000 से ज्यादा बहुत किस्मत वाले को ही मिल पाया। रबी की फसल की जरूरतों का तो सरकार को जैसे इल्म तक न था। बीज, खाद, ट्रैक्टर, गुड़ाई, फसल की कटाई, ढुलाई, बुवाई, मजदूरी, बीमारी, आरामी को तो जैसे भूल ही गई थी सरकार। किसान की कराह जब सरकार तक पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी। सरकार ने क्रय केंद्रों पर पुराने नोट लेकर बीज और खाद देने की अनुमति दे दी, लेकिन सरकारी आदेश गांव तक पहुंचते पहुंचते किसान की सांस टूट जाती है। जमकर कालाबाजारी हुई, फसल समर्थन मूल्य से 500 रुपए कम में बिकी। भुगतान 2 माह बाद का वादा, बीज बाजार में ऊंचे दाम पर, लेकिन सरकार का दावा है कि नोटबंदी से किसान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो नोटबंदी से जहां आम लोगों को खूब परेशानी हो रही है, वहीं पर कैश में लेन देन और खरीदारी पर तो समझिए बैन लग गया है, लेकिन देश में 4 घंटे में डिजिटल हो गया और इसका सबसे बड़ा फायदा पेटीएम को होता नजर आ रहा है। पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं, जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मतलब एक दिन में 120 करोड़ रुपए का लेन देन पेटीएम से हो रहा है। पेटीएम में चीन के अलीबाबा समूह की बड़ी हिस्सेदारी है। ये कंपनी लोगों को मोबाइल वॉलेट पर लेन देन के साथ ही अपने मंच पर ई वाणिज्य की सेवा भी मुहैया कराती है। आलम यह है कि देश में फिलहाल पेटीएम का इस्तेमाल डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा हो रहा है। आने वाले 1 महीने तक पेटीएम की ग्रोथ अगर इसी रफ्तार में रही तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। हैरानी की बात यह भी है कि कोई दूसरा मोबाइल वॉलेट इतना कारोबार क्यों नहीं कर पा रहा है। विपक्ष इसको लेकर कई तरह के सवाल
उठाता रहा है, खासकर पेटीएम के मालिकों की और प्रधानमंत्री मोदी की नजदीकी की। मोदी सरकार के नोटबंदी के ऐलान के बाद से देश की ज्यादातर कंपनियां घाटे में जा रही हैं। छोटे छोटे उद्योग खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगे। कुछ कंपनियां तो अपने खर्चे को घटाने और स्टाफ को कम करने का तिकड़म भिड़ा रही हैं। नोटबंदी के फैसले से किसान और आम जनता परेशान है। उनका कामकाज लगभग ठप पड़ गया। इस बीच कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्हें नोटबंदी से फायदा हुआ। नोटबंदी इन कंपनियों के लिए वरदान साबित हुई है। नोटबंदी के दौर में कुछ कंपनियों ने मुनाफे का सिक्सर भी लगाया। नोटबंदी से ई वॉलेट कंपनियों मसलन पेटीएम, पीयू इंडिया, मोबीक्विक और फ्री चार्ज की चांदी हो गई है। इनमें प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगाकर विवादों में आई पेटीएम का बिजनेस नोटबंदी की वजह से 3 गुना तक बढ़ा है। कंपनी ने पिछले 1 महीने में 3000 लोगों की भर्ती की है। पेटीएम के इस वक्त 160 मिलियन कस्टमर हैं। नोटबंदी के 8 नवंबर के ऐलान के बाद से करीब 30 दिनों में 10 मिलियन कस्टमर्स ने पेटीएम पर अपना खाता बनाया है। कैशलेस लेन देन के लिए लोग पेटीएम का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल पेटीएम में 4500 कर्मचारी हैं, जिनमें से करीब 3000 लोगों को हाल ही में भर्ती किया गया। नोटबंदी के पहले पेटीएम में लगभग 1500 कर्मचारी ही काम कर रहे थे। नोटबंदी से कुछ वक्त पहले तक पेटीएम घाटे में थी, लेकिन नोटबंदी के फौरन बाद से पेटीएम के बिजनेस में 3 गुना उछाल आया। हर दिन पेटीएम के जरिए 5 मिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर बाकी कंपनियों की भी है। यहाँ कंपनियां नोटबंदी के बाद से ही छोटे दुकानदारों और व्यापारियों तक अपनी पहुंच बना रही हैं। मोबीक्विक के उपभोक्ताओं की संख्या नोटबंदी के बाद 4 करोड़ के पार पहुंच गई है। ये कंपनियां ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं करती और इनसे लेन देन भी आसान रहता है। और ऐसे ई वॉलेट की लिमिट भी 20,000 की है, जिसकी वजह से लोगों के रोजमर्रा के खर्चे आसानी से हो जाते हैं। देखने में तो ये भी आया कि कैशलेस ट्रांजैक्शन करने वाले दुकानदारों को ज्यादा मुनाफा हुआ है, जिस वजह से भी ई वॉलेट कंपनियों की मांग मजबूत हुई है। लेकिन खास बात यह है कि फ्रीचार्ज पेटीएम में चीन की दिग्गज ऑनलाइन रिटेल कंपनी अलीबाबा का निवेश है, तो मोबीक्विक और ऑक्सीजन दोनों ही चीनी निवेश के लिए बातचीत चल रही है। फिलहाल तो नोटबंदी का फायदा देश को नहीं बल्कि चीन की कंपनियों को मिलता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जिस वक्त आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, उसी वक्त पेटीएम के मालिक विजय शेखर ने ये उम्मीद जताई है कि मार्च तक उनका ये बिजनेस 20 मिलियन तक हो जाएगा और जल्द ही वो अब अमेरिका में भी कदम रखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो उन्हें सहयोग मिला है सरकार से, उसके लिए उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। उधर पेटीएम में चीनी कंपनी अलीबाबा का 40% से ज़्यादा का शेयर है। इस तरह से ये फायदा चीन की कंपनी को भी बहुत हो रहा है और चीन भारतीय मार्केट में एंट्री के लिए पेटीएम को अहम हथियार बना चुका है। दिवाली में चीनी पटाखों के बहिष्कार की बात करने वाले इस वक्त खामोश हैं, क्योंकि नोटबंदी के बाद पेटीएम ने मोदी को धन्यवाद देते हुए देश के सभी अखबार में बड़ा विज्ञापन जारी कर दिया था और इसके लिए उसे सिर्फ 500 रुपये का जुर्माना देना अभी बाकी है। हालांकि रिलायंस पर यह जुर्माना लग चुका है और जियो के लिए जब रिलायंस ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का उपयोग किया था तो उसके लिए उसे 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ा था और पेटीएम को भी लेकर ऐसे सवाल उठाए गए, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है। लेकिन तमाम तरह के जो कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही है, डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, नोटबंदी के बाद देश में जिस तरह से कैशलेस लेन देन पर तमाम चीज़ें जागरूकता बढ़ाई जा रही है, उसी के मद्देनज़र इसी बीच में साइबर हमले का खतरा भी बढ़ गया है। माइक्रो एटीएम और पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें सबसे आसान निशाना है साइबर क्राइम के लिए, यानी कि साइबर अपराध के लिए। इनसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स का डेटा आसानी से चोरी हो सकता है। ये चेतावनी देश की सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT ने दी है। एजेंसी ने चेताया है कि चोर एक छोटी सी चिप से किसी का भी पासवर्ड जान सकता है, यानी कि आपका जो बटुआ है वो अब सुरक्षित नहीं है, यदि वो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। ऐसे में जब इतनी तमाम ऐसे हालात हों तो किस तरह से कैशलेस इकोनॉमी की बात होगी। बहरहाल सरकार की जो भी इच्छा हो, जो भी मंशा हो, लेकिन कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी के अपने जो खतरे हैं वो क्या हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
देश की सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT इन ने बताया है कि कोई डाटा चोर स्वाइप मशीन में एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे स्कीमर मशीन यानी कार्ड रीडर को लगातार डेबिट और क्रेडिट कार्ड का गोपनीय नंबर और पासवर्ड जान सकता है। गत अक्टूबर महीने में विभिन्न बैंकों के 32 लाख कार्ड्स का डाटा चोरी होने का मामला सामने आया था। हैकर्स ने उसके जरिए करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए भी चुरा लिए थे। माइक्रो ATM GPRS के जरिए बैंकों के सर्वर से जुड़े होते हैं। ऐसे में हैकर्स आसानी से डाटा चुरा सकते हैं, जबकि POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनों में डाटा इनपुट टेक्स्ट में होता है, यानी पिन समेत कार्ड की जानकारी जस की तस सर्वर में दर्ज होती है। हैकर्स इस डाटा की मदद से किसी के भी पैसे चोरी कर सकते हैं। हैकर्स माइक्रो ATM या POS के पास छोटी सी स्कीमर मशीन या कार्ड रीडर लगातार डाटा चोरी कर सकते हैं। हैकर्स डाटा चुराने की फिराक में नकली बैंक अफसर बनकर दुकान की मशीनों पर डिवाइस लगा सकते हैं। साइबर क्राइम की घटना से बचने के लिए सेफ्टी फीचर्स मजबूत और लगातार अपडेट करना जरूरी है। डाटा टेक्स्ट की जगह सांकेतिक भाषा यानी एन्क्रिप्टेड रूप में सर्वर में दर्ज हो, ताकि डाटा चोरी हो तो हैकर्स कुछ न कर पाए। ट्रांजैक्शन करते समय ये देखना चाहिए कि कार्ड स्वाइप मशीन में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं जुड़ा हुआ है। मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड की जगह चिप वाले कार्ड का इस्तेमाल करें। उपयोग न होने पर मशीन को लॉग आउट कर देना चाहिए। माइक्रो ATM सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस अपडेट रखने की जरूरत है। साथ ही पासवर्ड लगातार बदलते रहने से हैकर्स के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो ये थी नोटबंदी से जुड़ी हुई तमाम खबरें। और अब चलते हैं अदालत की एक बड़ी खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 तलाक पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बताया है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले को शरीयत के खिलाफ बताया है। बोर्ड इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देगा। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 तलाक के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2 अलग अलग याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक देना क्रूरता है। तलाक पर इस्लामिक कानून गलत व्याख्या कर रहा है। इससे मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। पवित्र कुरान में भी तलाक को अच्छा नहीं माना गया है। भारत में मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग है। कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है। मैं मुबारकबाद दूंगी और बधाई दूंगी और शुक्रिया अदा करूंगी इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि वो महिलाओं का उन्हीं ने बात सुनी और उनको इंसाफ दिया। ये इंसाफ एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा कि हमारी अदालत हमारे कुरान शरीफ के कानून के अनुसार और भारतीय संविधान के अनुसार हम लोगों को इंसाफ दे रही है। और इस्लाम का कानून भी कभी भी अनजस्टिस, गैर इंसाफी, नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त करता है। जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो संविधान से ऊपर नहीं है। यही बात हम बहुत सालों से कहते आए हैं। तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यही बात कही, तो हमें इसकी बहुत खुशी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले को शरीयत के खिलाफ बताया है। बोर्ड अब इस फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती देगा। बोर्ड का कहना है कि मुल्क के संविधान ने मुस्लिम लोगों को अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने की पूरी आजादी दी है। इस वजह से वो इस फैसले से सहमत नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी उसको स्टडी करेगी और उसके मुताबिक उसके खिलाफ अपील करेगी। जहां तक कानून तलाक या ट्रिपल तलाक के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने का सवाल है, तो जितना थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग समझते हैं, उसके मुताबिक हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये पूरा हक और इख्तियार दिया है कि हम अपने मजहब पर अमल करें। फैसले पर राजनीतिक हलकों से भी प्रतिक्रिया आई है। ये तो सेटेड फैक्ट है। संविधान सुप्रीम है और उस मजहब से भी सुप्रीम है, और मजहब जो भी है वो एक विश्वास है, मगर कानून और संविधान के तहत बनाया उसको सब लोग स्वीकार करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इस्लामिक कानून नहीं गलत व्याख्या कर रहा है, कुछ इस्लामिक जो विद्वान हैं वो इसकी व्याख्या गलत कर रहे हैं। अब मुझसे पूछिएगा तो इस्लामिक कानून तो 3 तलाक के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला बुलंदशहर की 2 महिलाओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुनाया। इस फैसले के बाद 3 तलाक का मुद्दा एक बार फिर गरमाए रहने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN।
और देश की बात के कार्यक्रम के अब आखिरी दौर में हैं हम, और अंतिम पड़ाव पर ज़रूर ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ धर्मेंद्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने से। आज मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र 81 साल के हो गए हैं। सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र आज भी उतने ही जिंदा दिल हैं जैसे वो अपनी जवानी के दिनों में हुआ करते थे। अपने जन्मदिन पर न सिर्फ उन्होंने एपीएन को बधाई दी बल्कि अपनी जिंदगी के कई राज भी खोले। धर्मेंद्र से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुमंत मिश्रा ने खास बातचीत की। जन्मदिन पर बहुत सारी बधाई। और धर्मपाल जी आपको एक इंस्टीट्यूट है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। भले आपको लोगों ने पहलवान बोला शुरू में, लेकिन आप तो अपने से अपने बल पर जो मुकाम हासिल किए हैं, तो इतने सालों में आपको अगर पूछा जाए कि ये सारी जिंदगी कैसे लगी? ये पलों की तरह गुजर गई जिंदगी, तो ऐसे गुजर जाती है तो पता नहीं चलता। और जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी आप किसको मानते हैं? मोहब्बत, लोगों का प्यार। इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी? शोहरत नहीं चाहिए, चाहत चाहिए। और चाहत मिल रही है। चाहत मैं जानता हूँ कैसे लूटी जाती है। मोहब्बत का लटेरा हूँ मैं, लूट लेता हूँ फिर बांटता हूँ। नाकामयाबी अगर पूछा जाए तो कोई ऐसा लगता है कि कोई नाकामयाबी भी है आपके साथ जिंदगी में जुड़ी? नाकामी मेरे पास नहीं आई कभी। नाकामी मेरे पास से गुजर जाती है, डरती है नाकामी मुझसे, इसलिए 55 साल से ज्यादा हो गए। नाकामी मेरे सामने नहीं आती, बहुत डरती है मुझसे, भाग जाती है। वो तो आपसे विलेन लोग भी डरते थे। नहीं, नाकामी भी भाग जाती है। एक चीज कहा जाता है कि आप अपनी माँ को अपनी सारी चीजों का श्रेय देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो माँ की कोई कुछ ऐसी याद हो जो आप बांटना चाहेंगे? माँ का हर पल एक याद है। मैं अभी भी माँ को याद कर रहा था। तो जन्म देने वाली को आप किसी पर भूल नहीं सकते। आप जब दुख में होते हैं तो भी माँ ही याद आती है। आप खुश होते हैं तो लगता है माँ, तो सीधा माँ तो है ही नहीं। आज माँ को ये बताऊंगा, बाप से भी प्यार करता था, मगर ये माँ के आप लाडले थे। माँ का तो लाडले सभी होते हैं। नहीं, आप कुछ ज्यादा थे भाइयों में से। बिल्कुल, लेकिन बाप का श्रेय बाप को मिलता नहीं कभी। बाप बहुत कुछ करता है, हम डरते रहते हैं, लेकिन पूरा आपका कैरियर बाप प्लान करता है। और मेरा कैरियर चला तो थोड़ा उसने ही प्लान कर दिया। ऊपर वाले ने वो जहाँ ले आए, बाप उसके अगेंस्ट थे कि एक्टर क्या होते हैं। वो तो बहुत अजीब सी बात के नाम से याद करते हैं उनको। बहरहाल एक्टर बन गया मैं। माँ मेरे साथ थी, आज भी मेरे साथ, आज भी आशीर्वाद देती है। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी रह गई हो, या कोई ऐसा रोल जो आप पर्दे पे नहीं कर पाए हो? जिस दिन ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी इंसान उस दिन चला जाएगा। हर रोज नई ख्वाहिश होती है, हर घड़ी एक ख्वाहिश होती है, और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भगवान ने शेर जैसा दिल भी दिया है, अच्छा दिमाग भी दिया है। कोशिश करता हूँ उसको पालूं। एक चीज थोड़ा सा हटके है, आप राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, सांसद भी रहे हैं जी। अभी जो नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री ने किया, ये भी अच्छी खुशी की बात है। जो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है देश में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो लोग हैं थोड़ी सी बात से बहुत दुखी हो जाते हैं, और थोड़ी सी खुशी से बहुत खुश हो जाते हैं। हम हिंदुस्तानी ऐसे ही हैं। तो ये चलता आ रहा है सब कुछ। ये आहिस्ता आहिस्ता सब इतना खूबसूरत हो जाएगा, जो मेरी फीलिंग है। बाकी आप लोगों को पता नहीं क्या है। सब कुछ ठीक होने वाला है, थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये थी मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के साथ खास बातचीत। और चलिए अब बात करते हैं देश की बात में इतिहास की। देश और दुनिया के इतिहास में 8 दिसंबर कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है, जिसने इतिहास को बदल के रख दिया है इन घटनाओं ने। तो 8 दिसंबर 1935 को आज के दिन ही बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का जन्म हुआ था, जैसा कि हमने आपको बताया। 1980 में 8 दिसंबर को संगीत बैंड बीटल के सदस्य जॉन लेनन को इसी दिन न्यूयॉर्क स्थित उनके घर के बाहर एक अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और 1983 में ब्रिटानी उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सदन की सीधी कार्यवाही टेलीविजन पर दिखाने के पक्ष में मतदान किया था। और 1987 में विश्व की 2 महाशक्तियां अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के नेताओं ने ऐसी पहली संधि पर दस्तखत किया जिसमें भूमि आधारित परमाणु हथियारों के जखीरे को
कम करने का प्रावधान किया गया। और देश के बात के आखिर में अब बात सितारों की एक बार फिर से करते हैं। आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 2 सितारों का एक साथ जन्मदिन है। धर्मेंद्र के जन्मदिन के बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा शर्मिला टैगोर जो कि मशहूर अभिनेत्री रही हैं, उनकी अपनी अलग शख्सियत रही है, उनका भी जन्मदिन है। इस तरह से धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर का जन्मदिन एक ही दिन है। दोनों ही भारत में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक एक पायदान चढ़ते चढ़ते बुलंदियों तक पहुंचे हैं। धर्मेंद्र जहां पंजाब से मुंबई पहुंचे, वहीं शर्मिला बंगाल से आई। महान फिल्मकार सत्यजीत रे शर्मिला को भारतीय फिल्मों की कुछ सबसे सुंदर महिलाओं में से एक मानते थे और धर्मेंद्र ही वह हीरो रहे हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में मैचो मैन मतलब हीरो के मर्दानगी के प्रतीक बनाए गए। धर्मेंद्र और शर्मिला ने यूं तो अलग अलग भी एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, पर इन दोनों की जोड़ी पर जब भी पर्दे पर आई कमाल कर गई। चुपके चुपके, अनुपमा, सत्यकाम, देवर, सनी जैसे तमाम अन्य फिल्में हैं जो सदाबहार हैं। चलते चलते हम आपको इन दोनों के साथ फिल्माए गए कुछ पलों के साथ छोड़ जाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।